जी सर, आज जेजेपी पार्टी का एक कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ है? सबसे पहले तो मैं पत्रकार साथियों का छात्र साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी गर्मी में यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है वो निकाय के जो चुनाव होने जा रहे हैं 19 तारीख को, उसके बारे में है। हाल ही में परसों हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्टेट के जो इससे संबंधित प्रभारी थे उनकी मीटिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी और हमारे प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी थे, उन्होंने मीटिंग ली थी। और उस मीटिंग में इस बात पे चर्चा की गई कि जो 18 जो परिषद के चुनाव हैं और नगर पालिका के जो 28 हैं, जो ये चुनाव होने हैं, इसमें हमने किस प्रकार से तैयारी करनी है। और हमने 3 दिन अपने अपने हलकों में जाके प्रभारियों ने मीटिंग लेनी है और उन साथियों से सलाह मशवरा करना है और उसमें क्या क्या तय करना है। और सबसे पहले तो इस बात का फैसला हुआ कि गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे। तो फैसला यही हुआ है कि 99% तो इस बात की संभावनाएं हैं कि जो चुनाव होगा हम गठबंधन में लड़ेंगे, क्योंकि पीछे जो भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो बड़ौदा का था चाहे एलनाबाद का था, वो भी हमने गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा था और इसकी भी संभावना यही है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें। लेकिन ये फैसला भी हुआ है कि तैयारी जो है जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी जिनकी ड्यूटियां लगी हैं वो 46 के 46 पर तैयारी करेंगे और जो दोनों पार्टियां मिलके जो फैसला करेंगे उसके बाद वो उसी हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा वह जितनी मेहनत जननायक जनता पार्टी के लोग करेंगे उतनी ही मेहनत जहां पर हमारे गठबंधन के साथी चुनाव लड़ेंगे, हम वहां भी उतनी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे जहां से हमारे प्रत्याशी। क्या सीटों पर बंटवारा संभव है? देखो, मुझे तो लगता है कि 99% बंटवारा होगा और जिसकी हमें भी उम्मीद है और उन जो गठबंधन के साथी हैं वो मिलके करेंगे और उसके सकारात्मक जो परिणाम है। सिंबल क्या रहेगा? जो ज़्यादा प्रबल इस बात की संभावना है कि चेयरमैन का जो चुनाव होगा वो सिंबल पर लड़ने की संभावना है 100%। जेजेपी की चाबी रहेगी या कमल का फूल? नहीं, तो जहाँ पर जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा वहाँ पर हमारी चाबी का होगा और जहाँ पर बीजेपी के लड़ेंगे वहाँ उनकी पार्टी का। सफेदों की अगर बात करें तो सफेदों किसकी झोली में आने वाली है? इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये तो पार्टी के दोनों शीर्ष जो नेता हैं दोनों बैठ के तय करेंगे कि कहाँ चेयरमैनी पे कौन सी पार्टी लड़ेगी। पार्षद का चुनाव जैसे यहाँ पर 17 सीटें, 17 पे बीजेपी कितने पे लड़े या जेजेपी कितने पे लड़ेगी, ये तो सारे का सारा जो है नाम जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी चिंतन वाली मीटिंगें चल रही है, वहाँ भी वो भी डिस्कस करेंगे, हमारा भी डिस्कस हुआ। अब दोनों पार्टियां मिलके जो फैसला करेंगे उसमें पता। सर, नॉमिनेशन की डेट नजदीक आ रही है, 30 तारीख से नॉमिनेशन फाइल होने, ऐसे में फैसला कब तक संभव मानते हैं? इसकी 100% उम्मीद है कि 29 तारीख की शाम तक फैसला होगा, क्योंकि आपको नहीं लगता जैसे अब प्रचार के लिए बेहद कम समय दिया गया है, क्योंकि सर ये 19 दिन ही बहुत कम है प्रचार के लिए? नहीं, ये तो मैडम जी ऐसा है कि पहले भी हमने काफी समय पहले की बताता हूँ, 1.5 महीना विधानसभा के चुनाव में लगता था। अब वहाँ भी चुनाव में टाइम कम है, तो यहाँ भी क्योंकि उसी के हिसाब से जो टाइम दिया, फिर टाइम तो ये ऐसा है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए बराबर है। इस पर हमें मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला सर? देखो, मुख्य एजेंडा तो हमारा यही है कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो और शहरी क्षेत्र की बात हो, गठबंधन की सरकार ने हर जगह पर बराबर का जो है ना विकास का कार्य किया। एक बात तो क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये हमारी फायर ब्रिगेड होती है, जब कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की जो टीम जाती है, तो सबसे पहले ये था पिछली सरकार में कि 1000 रुपये जमा कराओ उसके बाद गाड़ी चलेगी। लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने उसको रद्द कर दिया
और अब जो है ना, किसी भी जगह फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी जाएगी तो उसमें किसी प्रकार का पैसा जमा नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे शहरों में जरूरत पड़ती है। दूसरा कोशिश यही है, जैसे कौशल रोजगार लागू किया है गठबंधन की सरकार में। एक बात तो है कि रोजगार के मामले में अगर किसी कहीं बेकायदियाँ हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, मेरिट के हिसाब से किया जा रहा है, और इसमें और भी उम्मीद है कि और भी सुधार हो। लेकिन कौशल रोजगार निगम का आपने जिक्र किया, लेकिन कर्मचारी तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इसके। नहीं, उसमें दोनों तरह की बात कि विरोध करना एक अलग बात है। विरोध किस लिए भी होता है कि कहीं भी आप जाओ, 75% जो आरक्षण था हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला जी के ने जो मैनिफेस्टो में भी रखा था, और उसको जब पूरा किया तो विरोधी पक्ष के लोगों ने इस पर भी उंगली उठाई थी। और विरोधी पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने कोई आदमी भेज के कोर्ट में भी गए थे, लेकिन वहाँ स्टे मिला, फिर वो रद्द हो गया। तो इस प्रकार की बातें तो होती रहती है। सर, इसको तो हनन करने वाली जो नीति बनाई जा रही है, जो विकास कौशल की बातें हो रही हैं, इसको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी कर्मचारी है उनकी जितनी भी नीतियां हैं खनन करने वाली बात है, क्योंकि कह रहे हैं कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं हो पाएंगे, कुछ ऐसे नियम कह रहे हैं, कर्मचारी खुश नहीं है इससे। देखो, मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ और पढ़ता हूँ, उसमें कई बार तो ये आता है कि कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, कई बार आता है कि ये पक्के नहीं होंगे। तो इसके ऊपर तो, क्योंकि सोशल मीडिया पे 100% तो सारी बात सही नहीं होती। कई बार क्या होता है, जो जिस राजनीतिक दल से संबंध रखता है व्यक्ति, तो वो अपनी बात कहने के लिए उसके ऊपर डाल देते हैं। और दूसरा, अभी तो ये शुरू हुआ है, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है इसके। सर, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या चुनाव पे फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सच्चाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई है। लेकिन मैं गठबंधन की सरकार को एक बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि 2 साल का जो कोरोना था, इस कोरोना के दौरान महंगाई बहुत बढ़ी है। और कई तो देशों में, चाहे वो आपका जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, उसमें भी बड़े बुरे हालात हुए हैं। यहाँ पर चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे आपकी प्रदेश की सरकार हो, यहाँ पे महंगाई जरूर हुई है, लेकिन हालात नहीं बिगड़ने दिए, उसको स्थिर रखने का प्रयास किया। सर, आज एक मीटिंग की गई है, इसमें क्या रणनीति बनाई गई? किस तरह का प्रोग्राम था आज जो मीटिंग हुई है? आज की ये मीटिंग जी हाँ, अभी हमें आप बैठे थे, बात की थी। अब हमने ये है कि जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, हम वार्ड वाइज एक सभी साथियों से डिस्कस करेंगे कि किस वार्ड से कौन साथी जो है वो प्रबल दावेदार है, किस वार्ड में ज़्यादा वो है। जैसे जैन साहब हैं, जैन साहब का तो, क्योंकि मेरा तो दूसरी मीटिंग है, मैं दूसरी बार मिला हूँ, लेकिन जो मैंने इनके बारे में सुना है, इनका तो पूरे सफेदों में हर जगह अच्छा है, प्रभाव है, तो इनकी सेवाओं का हम पूरा फायदा उठाएंगे। बीजेपी गठबंधन का तो मंथन चला हुआ है, कांग्रेस पार्टी इस तरह से मंथन कर रही है, तो वो अभी तक तय नहीं कर पा रही कि हम सिंबल पे लड़ेंगे या बगैर सिंबल। हाँ, लेकिन हमारा तो 100% यही है कि चेयरमैन पे तो सिंबल पे लड़ेंगे। पार्षद पे अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते, गठबंधन के लोग जो सिंबल पर लड़ेंगे, तो फिर शायद हम भी सिंबल पर लड़ेंगे, ऐसी संभावना है। रामेर ठाकुर जी, आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेजेपी पार्टी से, क्या लगता है, मुद्दों से वाकिफ हैं, किन मुद्दों को आप लेके चलने वाले हैं और किस तरह के काम यहाँ होने चाहिए जो आप ही सोचते हैं? क्या देखिए, सफीदो एक बहुत प्राचीन और धार्मिक शहर है, और इस शहर की सबसे प्रमुखता बात तो ये है, कोई भी सरकार रही और कोई भी आंदोलन हुआ, यहाँ की 36 बिरादरी का प्यार प्रेम बहुत मजबूत रहा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी भी समय में भाईचारा खराब नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसके लिए आप सभी सफीदो नगर निवासी बधाई के पात्र हैं, और मैं उस परमपिता परमात्मा से भी वाहेगुरु सर खुदा से अपील करूंगा और दुआ उनके चरणों में निवेदन करूंगा, आपका और हमारा ये प्यार प्रेम सहचार हमेशा इसी प्रकार से कायम रहे, मजबूत रहे। और रही बात विकास कार्यों की कोई कमी नहीं है। अभी आप आए हो जिस रास्ते से,
वहाँ पर भी नहर पुल का काम करोड़ों रुपए की लागत से बहुत अच्छा एक नहर पुल का जो हमारे शहर को ज्वाइंट करता है, हमारे शहर के को मजबूत करता है, जाम से मुक्ति दिलाता है, वो भी चंद दिनों में आपके सामने बनकर के तैयार होने जा रहा है। रही बात लाइटों की, गलियों की, शहर में हर प्रकार के सरकार की तरफ से चहुमुखी विकास जोरों पर है और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि सरकार आगे भी समस्त लोगों के विकास के प्रति सजग, सचेत और सावधान है, थी और रहेगी। शराब को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का महकमा है कि शराब पीने की उम्र छोटी कर दी है, कारोबार बढ़ा रहे हैं, लेकिन नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। ऐसे में कैसे? देखिए, नशा तो कोई भी इंसान कहीं भी कर सकता है, ये किसी के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं। इसमें सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है और बहुत जागरूकता अभियान भी चलाए हुए हैं और नशे के खिलाफ जो भी सरकार को कहीं कोई मुखबरी मिलती है या कहीं पता लगता है तो उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, लोगों को अंदर भी किया जाता है। लेकिन फिर भी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और विशेष तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी तो इस मामले में बिल्कुल साफ स्वच्छ एक बात कहते हैं कि कहीं पर भी नशाखोरी या रिश्वतखोरी को सहन नहीं किया जाएगा। अगर इस मामले में कोई दोषी होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलेगी, चाहे कोई किसी भी पद पर हो। तो खरीदने को और पीने को लेकर उम्र को कम क्यों किया, अगर इतनी गंभीर है? नहीं, पीने की उम्र कम कहाँ की है, कितनी उम्र की है? 21 साल को कम थोड़ी है। जब हमारे प्रजातंत्र में 21 साल का छोरा अरे जनाब, जब हमारे प्रजातंत्र में 18 साल का युवा वोट डालने का अधिकार, उसको खाने पीने का अधिकार भी है। जागरूकता अभियान। लेकिन सर कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। नशे को फिर बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? नहीं, बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। देखिए, मैं इस मामले में ज्यादा तो नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं तो खुद नशे के खिलाफ हूँ। नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा सर, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ क्योंकि आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेजेपी पार्टी के, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा है कि एक तरफ तो हम राग अलाप रहे हैं कि नशे को खत्म करेंगे, दूसरी तरफ हम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जरा शाह साहब बताएंगे। नशे की जहाँ बात है, एक तो होता है दिन में, एक दिन में, 2 दिन में कभी शराब, एक होता है नशा के जो परमानेंट स्थायी तौर पे हमेशा नशे में रहते हैं। जिस प्रकार से आप पंजाब को ले लो कि पंजाब तो बहुत ज़्यादा डूबा हुआ नशे में। इस चीज़ के हम भी खिलाफ हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी खिलाफ हैं। और जहाँ तक बढ़ावा देने की बात है, शायद मेरा जहाँ तक अंदाज है, जितने और डिपार्टमेंट्स की कहीं ऐड आती है, शायद इसके बारे में ये नहीं आती भाई शराब पियो और मौज करो, ऐसी कोई ऐड नहीं। सर हरियाणा के गांव में आज भी देख सकते हैं कच्ची शराब बेधड़ाके से निकल रही है, पुलिस बार बार पकड़ रही है, लेकिन फिर भी कोई रोकथाम नहीं है। नहीं, आप एक बात कहो कि शराब के बारे में, शराबबंदी में चौधरी बंसी लाल जी ने बड़ी शुरुआत की और उस शराबबंदी के परिणाम क्या हुए वो आपके सामने है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ये इसी के अधीन आता है, इससे पार्टी इसको सरकार को रेवेन्यू भी आता है। तो इसको आप, क्योंकि बंद करने का तो ये था कि अगर बंद करोगे तो इसके दूसरे रास्ते निकल जाएंगे। बंसीलाल जी के टाइम में क्या हुआ, कर दिया वो जो बात आप कह रहे, फिर वो दूसरे घरों, हर घर के अंदर शराब बिकनी शुरू होगी। इसलिए इसको बंद करना तो नामुमकिन वाली बात है, हो नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक इसके प्रचार की बात है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रचार नहीं किया जाता कि जिस प्रकार से बोला मौन की खाओ और मौज उड़ाओ, इस प्रकार से ये कोई नहीं कहता सरकार की तरफ से भाई दारू पियो और मौज उड़ाओ, ऐसा। नशाबंदी के हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता बहुत खिलाफ है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो अपने रास्ते से भटक रही है, वो इसी वजह से है। ये नशा बड़ा बात है, वो है, उसके हम भी खिलाफ हैं। पिछड़े वर्ग को लेकर कितने गंभीर हैं, कौन से मुद्दे रहने वाले? किस बारे में? पिछड़े वर्ग के। पिछड़े वर्ग में तो देखो, चाहे हम पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे, चाहे आज भी हैं,
जहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों की बात है, जितनी अहमियत जर्नल को दी जाती है, इतनी ही पिछड़ा वर्ग को दी जाती है, इतना ही अनुसूचित जाति वालों को दी जाती है। हमारे करीब 17-18 प्रकोष्ठ हैं और सारे के सारे प्रकोष्ठ हमने कंप्लीट तकरीबन कर दिए हैं। और उसका मेन उद्देश्य और मेन कारण यही होता है कि जब भी कभी आप सरकार में देखो कि दुष्यंत चौटाला जी किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी सरकारी कोई मेंबर किसी चीज़ में बनाना है, कोई डायरेक्टर बनाना है, तो आप उठा के देखो उसमें हर जाति के लोगों की भागीदारी होती है, उसमें बैकवर्ड के लोगों की भी होती है, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों की भी होती है। तो इसलिए हमारी पार्टी है वो 36 बिरादरी के लोगों को साथ देती है। सियासत चुनाव को लेकर और कोई विशेष बात कहना चाहते हैं? बस अब तो यही है कि 30 तारीख को तो ये नामांकन शुरू हो जाएंगे, 4 तक रहेंगे, 6 को आपकी स्क्रूटनी है, 7 को आपका विड्रॉल है। उसके बाद सारी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी और हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो तो अभी से मोर्चों से बाहर आ गए हैं और उसके लिए वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं और मेहनत करेंगे और 19 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम चलेंगे। हाँ सिंह बता दिया सियाल साहब ने। कोई जी सिंगला जी, आज जेजेपी की मीटिंग हुई है, सभी महानुभाव राजनेता यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या? वैसे तो सियाल साहब सब बता चुके हैं। हमारी पार्टी की मीटिंग हुई थी, अभी भी जारी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी रहेगी। बस इसमें यह था कि जहाँ भी अभी सरकार गठबंधन के हमारे साथी हैं, जहाँ उनका कैंडिडेट होगा, कहाँ हमारा होगा, हमने किस तरह से आगे रणनीति बनानी है, मिलजुल के चलना है। आपसी भाईचारा भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि चुनाव में भाईचारा बहुत ज़रूरी है, तो उसकी हमारी मीटिंग हुई थी और अभी भी जारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो बाद में जो निर्णय लिया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। जी जैन साहब। सियाल साहब सुना है हम तो नहीं, आप ही बताओ सर, आप भी मीटिंग में पहुंचे हैं, क्या विशेष बात, क्या इस तरह से ना सीनियर के बाद जूनियर को बोलना नहीं पड़ता। नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू। आप बहुत सर। अमन है, बता दो बेटा, तू युवा साथी है, ये भी बताएंगे दोनों दोनों एक 2 मिनट बता। जी राठी साहब, आप भी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, क्या? बिल्कुल जी, आज ये हमारे एक परिवार की मीटिंग है। आज इसी चीज़ पे मंथन होना है कि भाई कौन अपने वार्ड से कौन इच्छुक है। एक तरह से ये इनवाइट कर रहे हैं, जो भी इच्छा है, जिसकी जहाँ से भी जो भी मजबूती बनती है, तो वो अपना लेटर लिख के दे सकता है हमारे प्रभारी साहब को। मेरी इच्छा है, मेरी ये है, रीज़न भी बता सकता है कि किस रूप से वो स्ट्रॉन्ग है या फिर क्या उनके मकसद है। तो एक जनरल मीटिंग है, इसके बाद जो भी डिसाइड होगा वो हाईकमान का जो फैसला आएगा उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इसलिए उद्देश्य था आज की मीटिंग। कोई नहीं 2 मिनट चलो।